तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात करेंगे राज्यसभा के रण की, जिसमें अब नए समीकरण की आहट हो रही है। विधायकों की संख्या के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है, तो 1 सीट पर कांग्रेस की। दोनों पार्टियों ने अपने अपने योद्धाओं का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अगर बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा तो कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के बागी और असंतुष्ट विधायक उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो दूसरी तरफ प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का विरोध कांग्रेस की टेंशन बन सकता है। दरअसल कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने दिग्विजय सिंह का पत्ता काटकर मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाने को बड़ी चूक बताते हुए क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई है। वहीं इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरा उम्मीदवार उतारने के संकेत दे दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। रणनीति की ट्रिक, बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। क्रॉस वोटिंग से बिगड़ेगा कांग्रेस का गणित। मीनाक्षी इन, दिग्विजय आउट, कांग्रेस में डाउट। दिग्विजय सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं राज्यसभा में नहीं जाना चाहता, और उसके बाद एआईसीसी और पीसीसी ने मिलके ये डिसीजन लिया है। मीनाक्षी नटराजन जो कि पूर्व सांसद है और कांग्रेस की वरिष्ठ गांधीवादी नेता हैं, कांग्रेस के विधायक सब एकजुट हैं और बीजेपी ने भी कोई कैंडिडेट खड़ा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि सब चुनाव तीनों ही निर्विरोध होने की संभावना है। यहाँ जनता जनार्दन के लिए नहीं आए हैं, ये सब सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसलिए एक दूसरे को धक्का देके उस कुर्सी पर बैठने की इनकी जो कोशिश है वो हमेशा नाकाम रहती है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जनता को बरगलाने वाले, महिलाओं के विरोध में बोलने वाले और अपने ही कार्यकर्ताओं को गद्दार कहने वाले कांग्रेस के नेता क्या जनता के हित में कोई चयन करेंगे? राज्यसभा का रण, बदलेंगे समीकरण। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की जंग एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का पत्ता काट दिया है और पार्टी से लोकसभा सांसद रही मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया है। लेकिन मीनाक्षी के नाम पर कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए। नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करके लिखा है कि राज्यसभा उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। एक तरफ कांग्रेस में कलह है, दूसरी तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने कांग्रेस की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में तीसरा उम्मीदवार उतारने के संकेत दे दिए। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर आला कमान का आदेश हुआ तो बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को भी चुनाव जिताकर दिखा देगी। कांग्रेस के लिए 1 सीट पर जीत का रास्ता भले ही आसान हो, लेकिन सफर आरामदायक नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा और अगर कांग्रेस में वोटों का बिखराव हुआ तो 1 सीट पर भी जीत के लाले पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मैदान में कांग्रेस बीजेपी 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, एक पर कांग्रेस लेकिन पेच फंस गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ अहम सवाल। क्या बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी? ये बड़ा सवाल है, ये जरूर समझना होगा, देखना होगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कोई साफ तस्वीर नहीं की गई है। दूसरा बड़ा सवाल है, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का वाकई डर है क्या? उससे पहले मीटिंगें भी हुई, तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली भी तलब किया गया। तीसरा और आखिरी सवाल, कलह से आखिर कैसे निपटेगी कांग्रेस? कलह कांग्रेस के अंदर से ही शुरू हुई है। महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा को शुरू करें उससे पहले बेहद खास मेहमान तारुफ करा दें आपको। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ, और अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशिकांत त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत है। और अवनीश जी से ही शुरुआत करेंगे। अवनीश जी की शिकायत भी होती है कि
कांग्रेस को ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। अवनीश जी, आज संभव कि बाकी पैनलिस्ट भी कांग्रेस को ज्यादा सुनना चाहते होंगे। अवनीश जी, आज चर्चा की वजह यही है कि आपके अंदर से, आपकी पार्टी के अंदर से चिंगारी उठी है। आपके नेता ही कह रहे हैं कि सिलेक्शन गलत हो गया। देखिए, कोई चिंगारी नहीं उठी है। नरेश ज्ञानचंदानी जी ने अपने मन की बात व्यक्त की है। चूंकि देखिए, वो उनका दिग्विजय सिंह जी से जुड़ाव ज्यादा है तो उन्होंने व्यक्त की है। बाकी आप देखिए और किस नेता ने, क्या नरेश ज्ञानचंदानी वर्तमान में क्या विधायक हैं, सांसद हैं या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं? ठीक है, उन्होंने कहा, ये कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। बाकी अब बात है कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करिए कि वो खुले तौर पर लोकतंत्र को कुचलने की बात कर रहे हैं। और कैलाश जी कर सकते हैं ना, वो तो पत्रकार से उसकी औकात भी पूछ सकते हैं। पत्रकार के सवाल उनको घंटा घंटी लगते हैं, फोकट के सवाल लगते हैं। वो तो कई बार इंदौर शहर में आग लगाने की बात कर चुके हैं। तो कैलाश जी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कैलाश जी ने साबित कर दिया कि वो जब भी बात करेंगे, वो कहावत है ना आपको कि भैंस जब भी पूंछ हिलाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो कोशिश करेंगे भाई अपने कैंडिडेट को जिताने की। इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है ये कैलाश जी का ओवर कॉन्फिडेंस है। ये कह के कैलाश जी ये कहीं ना कहीं जता रहे हो। हमेशा देखिए, कैलाश जी ने जब इंदौर के लोकसभा कैंडिडेट अक्षय बम का नाम वापसी करवाया तो पूरा क्रेडिट उन्होंने लिया और वो खुद की पार्टी के निशाने पर आ गए, क्योंकि उनकी पार्टी का कहना था कि इंदौर हम जीत रहे हैं, आपको ये करने की आवश्यकता क्या थी। तो देखिए, कैलाश जी हमेशा ऐसे काम कर जाते हैं और हम तो कह रहे अगर आपको लगता है तो कर लें। और मैं प्रशांत जी एक निवेदन कर रहा था, मुझे कभी समय की शिकायत नहीं रहती है, मुझे शिकायत इतनी रहती है कि आपके चैनल पर हमेशा डिबेटें जो रहती हैं हिंदू धर्म धार्मिक मुद्दों पर रहती है, इसलिए मैं आपके यहाँ बैठने कम आता हूँ, बीजेपी का मुद्दा है। लेकिन आज विषय अच्छा था तो मुझे आपकी संगत करके बड़ा आनंद आ रहा है। और आपने जो डिबेट की शुरुआत मुझसे की है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बाकी मीनाक्षी नटराजन जी को कमजोर ना समझें, मतलब नहीं, कमजोर नहीं समझ रहे हैं, कद्दावर नेता है, कद्दावर नेता है, बड़ी नेता है, महिला नेत्री है। नहीं, और दिग्विजय सिंह साहब को भी लगता है कि वो खरा सोना है, खरा सोना है। वो बयान में याद नहीं दिला रहा हूं आपको, शायद वंदना जी याद दिलाना चाह रही होंगी। ठीक, मैं आ रहा हूं, मैं प्लीज आ रहा हूं वंदना जी, पूरी बात हो जाने दीजिए इनकी प्लीज। कोमल है, कमजोर नहीं। ठीक है, मैं वही निवेदन कर रहा था कि नारी है, कोमल है, कमजोर नहीं है। कृपया भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय ऐसा न समझें। मीनाक्षी जी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, दिग्विजय सिंह जी बहुत पहले कह चुके थे कि मैं राज्यसभा जाना नहीं चाहता हूं, तो कहीं कोई गफलत नहीं है। अगर अच्छी बात है, कहीं कोई गफलत नहीं सर। अब और मेहमान फिर मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। वंदना त्रिपाठी जी, ये बताइए ना कि भाई जब नंबर आपके पास नहीं है फिर भी आप कह रहे हैं कि हम जिता लेंगे, ये तो बात वही हो गई ना कि भाई हम तोड़ फोड़ करेंगे और अपने कैंडिडेट को जिता लेंगे। दावा तो फिर यही है ना कैलाश जी का। जी नमस्कार प्रशांत जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। सबसे पहले तो अत्यंत दुख है मुझे इस बात का कि महिलाओं को 100% टंच माल कहने वाले दिग्विजय सिंह जी आज राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं बने, और अच्छी बात है, उनको उम्मीदवार बनाना भी नहीं चाहिए। और रही बात, जब हम प्रत्याशियों की बात करते हैं और अभी अवनीश जी कैलाश जी को लेकर काफी चर्चा कर रहे थे, आपको क्यों डर सता रहा है? अगर तीसरा कैंडिडेट मान लीजिए पार्टी ने उतार भी दिया तो आपको किस बात का डर है? क्रॉस वोटिंग का डर है? क्यों है क्रॉस वोटिंग का डर? क्योंकि आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, आपको आपकी पार्टी की कलह के बारे में पता है, आपको पता है कि आंतरिक कलह किस चरम पर है और कितनी ज्यादा गुटबाजी है, और इसीलिए आपकी पार्टी के एक नेता ने ये पोस्ट भी डाल दिया कि मीनाक्षी नटराजन जी की जगह अगर दिग्विजय सिंह जी को उतारा जाता तो कहीं ना कहीं पार्टी सेफ होती। तो ये देखिए, क्रॉस वोटिंग का डर किस कदर इन लोगों को सता रहा है, और ये क्रॉस वोटिंग का डर सताना पुराना रिकॉर्ड है ना बीजेपी का, पुराना रिकॉर्ड बीजेपी का, तो फिर क्रॉस वोटिंग का डर क्यों नहीं होगा? प्रशांत जी, ये एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, और ये इंडिकेट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कितना ज्यादा टूट फूट मची हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, हमने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उनमें दोनों ही हमारी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने शुरुआत से कार्य किया, बूथ से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक काम किया। चाहे रजनीश अग्रवाल जी की बात करें, रजनीश अग्रवाल जी ने बूथ प्रबंधन के वो एक रचयिता रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने
जिला स्तर पर काम किया, उन्होंने एबीवीपी में काम किया, आरएसएस के विभिन्न पदों पर काम किया, जिला प्रदेश मंत्री रहे, प्रदेश प्रवक्ता रहे और आज फिर से प्रदेश मंत्री के साथ साथ राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये बात साबित कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि जो हम कहते हैं कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, तो हमने हमेशा उस डिफरेंस को दिखाया है। लेकिन ये जवाब दीजिए ना, चलिए वंदना जी मुद्दे पर आता हूं, ये बताइए ना, तीसरा कैंडिडेट उतारेंगे क्या? देखिए, ये तय करने वाली मैं कोई नहीं हूं प्रशांत जी, ये संगठन तय करेगा। तो वही तो बात है ना, इसका जवाब मिलेगा कैसे? ठीक है, मैं अब आपके पास दोबारा आ रहा हूं। और अगर कोई तीसरा कैंडिडेट होगा तो आपको जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। शशिकांत त्रिवेदी जी, वर्तमान जो बीजेपी नेतृत्व है उस लिहाज से वो ये नहीं देखता कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहा, उसके अपने कैलकुलेशन है, और राज्यसभा में अभी भी वो कैलकुलेशन है नहीं जहां पर बहुमत होना चाहिए। तो क्या एक नंबर के लिए फिर यहां पर अगर बीजेपी को लगता है कि भाई जोड़ तोड़ की जा सकती है तो फिर वो गुंजाइश भी बनती है? शशिकांत जी देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मैटर पर बिल्कुल एक सीट भी अगर उनको एक्स्ट्रा मिलती है तो वो पूरी ताकत लगाएंगे और अपना कैंडिडेट अगर उन्हें लगता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि उनको 116 टोटल वोट चाहिए और उनके पास सरप्लस करीब 47 है। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस के पास 65, तो अगर उनको एक कैंडिडेट ज्यादा मिल जाता है तो वो क्यों ऐसा नहीं करेंगे? वो कैंडिडेट तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस में तो राहुल गांधी अभी अंडमान निकोबार में, उनको तो मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, तो शायद उन्होंने किसी का पोस्ट पढ़ा भी नहीं होगा, तो दे आर नॉट सो मच बॉदर्ड। उनको इतना ज्यादा चिंता नहीं है कि हमारा कैंडिडेट जीतता है या हारता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कैंडिडेट का मिल जाना सिग्निफिकेंट है, ये बहुत मायने रखता है कि यदि वो, इसलिए शायद विजयवर्गीय जी ने हिंट किया है कि वो तीसरा कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आज रात में या कल तक उनका तीसरा कैंडिडेट भी आ जाए। बट एवरी पार्टी, हर पार्टी को जो है ना थोड़ा सा वर्कआउट और स्ट्रेटेजिकली मूव करना होता है। कई बार कुछ चीजें बूमरैंग कर जाती हैं, तो पार्टी का हाईकमांड और पार्लियामेंट्री बोर्ड और सब मिल करके जो सीनियर लीडर्स दे विल डिसाइड, क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, इट्स नॉट हाउस ऑफ कॉमन, क्योंकि इसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो सीनियर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कि हो सकता है स्टेटमेंट का उतना मायने नहीं रखता जितना सीनियर हाईकमान क्या कहता है, वहां से क्या डिसीजन होता है। वो अभी दिल्ली से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि पार्टी अभी थर्ड पर्सन को यहाँ पर उतारे। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, भाई एक बात जरूर है यहाँ पर कि भाई बीजेपी अगर कैंडिडेट उतारती है तो यहाँ पर चिंता स्वाभाविक है कांग्रेस की, लेकिन भाई चिंता कांग्रेस को करनी भी चाहिए अगर आप अपने विधायकों को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं तो। देखिए प्रशांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो नेतृत्व है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान संस्कृति है उसको आप पिछले कुछ वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। और उसके अंदर मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है और जो नहीं कहती वो जरूर करती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा जब गुजरात 15-16 के अंदर गुजरात के अंदर एक राज्यसभा की सीट जो अहमद पटेल के लिए थी, उसके ऊपर कितना इन्होंने इनके पैरों में छाले कर दिए थे कि इनको अपने विधायकों को रिजोर्ट तक में ठहराना पड़ा था। यानी कि कर्नाटक डीके शिव कुमार के रिजोर्ट में उनको लेके गए, वो सीधा गुजरात से जुड़ा हुआ मामला हो गया था ना, और वो उस शख्स के लिए थी जो सीधा मोदी को टारगेट करते थे। जी इसके अंदर देखिए ऐसा है प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ना हर एक सीट को और हर एक अपनी एक निगम पार्षद की जो सीट है उसको भी उतना ही महत्व देती है। और अभी तक इन्होंने अगर इस बारे में कुछ विधिवत रूप से घोषणा नहीं की तो आपको ये भी मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा पैमाना जो है, यानी कि पूरा का पूरा मेजरमेंट पहले ये देते हैं। जो आपने सुना होगा ना 4 फुट 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा पैमाना लेते हैं। और जब इनको लगता है कि बाण सीधा शब्द भेदी बाण सीधा निशाने पे लगेगा, तब जाकर के ये उस बाण का संधान करते हैं। और आपको इस चीज के अंदर आपको कोई
बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह जी की टिकट काट करके और कहीं ना कहीं नटराजन जी को लेके आया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि जो दिग्विजय सिंह है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीष्म पितामह है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने में वो सारी चीजें अपने सारे गुणा भाग, और इसके अंदर हो सकता है कि इनको कांग्रेस से ही इनको पूरा ऊपर से समर्थन मिले कि भाई इनके विधायकों को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सके, तो इसके अंदर बहुत बड़ी बात नहीं। और राज्यसभा की सीट की बात करें तो प्रशांत जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, अपने जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाने के वो नंबर्स बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की हर हाल में होगी, डेफिनेटली। बिल्कुल, दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका दिनेश जी। दिनेश जी, दो बातें, एक तो ये कि मीनाक्षी नटराजन के चुनाव में क्या समीकरण आप देखते हैं, चूंकि कई बड़े नेता थे, नए नेता को मौका देना मकसद था का यहाँ पर कांग्रेस का। दूसरा कि क्या बीजेपी वाकई अगर तीसरी सीट के लिए कैंडिडेट उतारती है तो पहले ये तय हो जाए कि भाई नंबर आपके पास हैं तब आप मैदान में जाएं, ना कि फजीहत ना हो बाद में। प्रशांत, जो कांग्रेस का सिलेक्शन है उसमें आप देखिए कि प्रदेश में उनका जो कांग्रेस पार्टी का अनुभव रहा, 2020 का अनुभव है, 2023 के विधानसभा चुनाव का अनुभव है कि हमेशा आप ट्रेडिशनल तौर पर केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इर्द गिर्द आप राजनीति कब तक चलाएंगे। आपने जब यदि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कमलेश्वर पटेल या जो है ओमकार मरकाम, ऐसे बहुत सारे चेहरे आपने पिछले 23 से 26 के बीच में क्रिएट किया। आप मीनाक्षी नटराजन को यदि आपने टिकट दिया तो वो बहुत सालों से मध्य प्रदेश में जो है सक्रिय रही, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रही, लोकसभा सदस्य रही और गांधी परिवार की करीबी हैं। तो एक तो उनका वो कारण है ही, और दूसरा महिलाएं हैं। अब जब पूरी महिलाओं की सियासत हमने देखी थी ना कि किस तरह से बंगाल के पहले हुई थी, आज तो कोई महिला की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी का तो ऑलरेडी कोटा फुल था महिलाओं का। भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को किस तरह से पूरी संसद से बाहर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास थी। एक भी ट्राइबल फेस आज की तारीख में मध्य प्रदेश से अब राज्यसभा में नहीं होगा। भाई आप बाहरी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इस पर कोई बात नहीं हो रही कि बाहरी को आप क्यों दे रहे हैं, आपने ट्राइबल क्यों काटा है। बात हो रही है कि कांग्रेस में जो है विरोध है। कांग्रेस तो हमेशा इसी तरह की राजनीति करती रही, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ विरोध अभी हाल ही में चालू हो गया, राहुल गांधी के टाइम चालू हो गया। ये तो सालों से चलता है। कितने विभाजन हुए, क्या कांग्रेस पार्टी के वोट में कोई फर्क आया विधानसभा चुनाव में? उसका परसेंटेज आप कोई बदल पाई भारतीय जनता पार्टी? कितने बड़े बड़े चेहरे ले लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के कितने लोग वहां मौजूद हैं। तो कांग्रेस इसलिए देखिए उसको लेकर बहुत ज्यादा वरीड नहीं है। फर्क जरूर आ गया, थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हुआ परसेंटेज, नतीजे उसने बदल दिए। मैं अभी थोड़ा सा ये भी आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी, और अगर उतारेगी तो क्या उस स्थिति में जब यह तय हो जाएगा कि नंबर है उनके पास। दिनेश जी, बिना नंबर के तो वो उतारेंगे नहीं। आप विनोद गोटिया को भी तो उतारा था एक चुनाव में उन्होंने। तो विनोद गोटिया का भी एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। उनको यदि एक्सपेरिमेंट करना, देखिए ये तो पॉलिटिक्स है। आप यदि मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए, यदि कोई संभावना बनी तो आपका कैंडिडेट जीत जाएगा। ये जो है ये तो बना रहता है ना। विवेक तनखा भी उसी संभावना के तहत पहली बार चुनाव में लड़े थे तीसरे कैंडिडेट के तौर पर, तब वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, विनोद गोटिया भी नहीं जीत पाए थे। तो ये राजनीति में चलता रहता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट हमको भले ही एक्सेस है 4 सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा चाहिए ना वोट। तो उतने वोट चाहिए, फिर क्या उतने कांग्रेस के विधायक फिर इस्तीफा देंगे, उनका डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर क्या वो चुनाव जीत जाएंगे। देखिए 20 के घटनाक्रम में सारे लोगों ने इस्तीफे दिए थे। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ था। किसी ने दल में रहते हुए क्रॉस वोटिंग नहीं की थी। उस वक्त का आप इसे कह सकते हैं कि उसकी मोरल ऑफ स्टोरी यही थी कि लोगों ने इस्तीफा देके कांग्रेस छोड़ के जो है ये सब चुनाव हुआ था। लेकिन अभी आप कांग्रेस के भीतर रह के यदि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा, वोट रिजेक्शन भी होगा। बहुत सारी जो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी प्रभावित होगी। ठीक है। अवनीश बुंदेला जी,
भाई चिंता का सबब इसलिए भी है भाई, और अगर स्थिति बनी है चाहे मुकेश मल्होत्रा की हो, भारती जी की, अभय मिश्रा की हो, या फिर निर्मला सप्रे की, ये आपकी पार्टी के वो विधायक हैं जो या तो आपसे अलग हो गई या फिर इनकी विधायकी ही चली गई या कहीं की शून्य कर दी गई, तो ये बीजेपी की परेशानी नहीं, ये तो आपकी परेशानी है। अब संभालना इसे आपको है। देखिए, हाँ देखिए प्रशांत जी, हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं, जब मुकेश मल्होत्रा की संसद विधायकी खत्म की गई, जब रायन भारती की खत्म की गई, हमने बार बार प्रश्न किया कि निर्मला सप्रे 2 साल से 2.5 साल से आपकी पार्टी के मंचों पर दिखती हैं, और जब अदालत में जाती तो कहती मैं कांग्रेस में हूं। मतलब उनकी विधायकी आप खत्म कर नहीं पाए और रायन भारती और मुकेश मल्होत्रा की आपने खत्म कर दी। तो मतलब साफ था, हमें मालूम था ये कहीं ना कहीं राज्यसभा की तीसरी सीट की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही थी, बिसात बिछा रही थी। हम पूरी तैयारी में हैं, चिंता मत करिए। हमारे जो विधायक हैं वो कहीं टूटने वाले नहीं हैं। और ध्यान रखें, आप तीसरा कैंडिडेट उतार भी दें, हमको कोई बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीतू पटवारी जी के साथ, उमंग सिंगार जी के साथ पार्टी के सारे विधायक एक हैं। हाँ। और सभी प्रतिबद्ध हैं मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा चुनाव जिताने के लिए। आप हमारी चिंता मत करिए, लेकिन हाँ, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से ये साबित हो गया है, अंदर खाने जो यहाँ वहां जाने की जिनकी सुगबुगाहट है वो भी आपके साथ है बुंदेला जी। सारी हाँ। देखिए सारी सिर्फ मीडिया में कयास हैं प्रशांत जी, कयास तो बहुत सारे हैं। उन कयासों का आप क्या करेंगे? अच्छा, दिग्विजय सिंह जी की बात की तारीफ करते नजर आते हैं। हाँ देखिए अब संघ का तो ऐसा हो गया है साहब, हाँ। कि कल कुमार मंगलम बिरला भी जो थे वो संघ, मतलब कांग्रेस के विधायक भी कर सकते हैं, तारीफ करते हैं। चलिए वंदना जी इस पर रिएक्शन देंगी। वंदना जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं जा नहीं पाया दोबारा। 6 महीने पहले के कुमार मंगलम बिरला के आप मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वंदना जी देख लें, क्या वंदना जी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे तीसरी सीट के लिए? मोदी सरकार को कितना हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी हमारा काम खुद ही आसान कर देती है। पिछले चुनाव में आपने विधानसभा चुनाव में देखा था कि किस प्रकार से लगभग 4 लाख कार्यकर्ताओं ने इनकी पार्टी से पलायन करके अन्य दलों का दामन थामा था। तो वो क्या कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकलह थी उसका कारण क्या भारतीय जनता पार्टी है? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसका कारण खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान है जो परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी और पार्टी के नेताओं को आप तोड़ लाते हैं, जिम्मेदार कांग्रेस हो जाती है, कैसे? मैं हाथ इस बात पे रही थी कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। आरएसएस है ही काबिल तारीफ। तो सच बोलने में तो देखिए, सच बोलने में देर लगती है पर सच तो सच ही है ना। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से भी निकलने लगा आरएसएस एक अच्छा दल है। ठीक तो चल ठीक है, वक्त थोड़ा कम है अवनीश जी, वक्त थोड़ा कम है। आज चर्चा को यहीं थामेंगे, लेकिन इंतजार रहेगा कि वाकई क्या 8 तारीख से पहले बीजेपी अपना तीसरा कैंडिडेट देती है या नहीं देती है। अगर होगा तो बहुत जल्दी तस्वीर साफ भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।